है। मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि न केवल डेहरी, पूरे बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है। और आपने नाम बताया हमारे यहाँ के माननीय विधायक जी का, जिन्होंने अस्पताल का निरीक्षण किया था देर रात को। तो महज निरीक्षण कर लेने से अगर व्यवस्था सुधर जाती तो रोज़ निरीक्षण किया जा सकता है। आरसीपी सिंह कह रहे हैं कि 7 जन्म लेना पड़ेगा। अब आरसीपी सिंह जी बड़े नेता हैं, उनके नाम पे कमेंट करना और उन पे बोलना मैं उचित नहीं समझता। लेकिन आदरणीय श्री आरसीपी सिंह जी को समझना चाहिए कि उनको पहचान राजनीति में किसने दिलाई है। तो क्या समीर कुमार जी जब पिछले विधानसभा चुनाव लड़े थे, क्या कारण रहा, कहाँ चूक हो गई आपसे? देखिए, चूक तो हमसे कई जगहों पे हुई है, मैं आपको बताऊंगा। अगर कोई मरीज किसी चीज़ का ऑपरेशन या सर्जरी कराना चाहता है, उस लेवल के डॉक्टर उन्हें सीनियर अधिकारियों की तरफ से प्राप्त होता है, वो वही वहाँ लागू करते हैं। क्या अधिकार क्षेत्र यही है कि हम अब जो मैं अपने हक की मांग करूं तो मेरे पे लाठी चले? नहीं, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, डॉक्टर आपको अस्पताल में बिल्कुल नहीं मिलेंगे, ब्लड बैंक वहाँ आपको नहीं मिलेगा। कोई मरीज अगर बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक सीरियस हो गया है, उसको ज़रूरत है वेंटिलेटर पर चढ़ाने की, रखने की, वहाँ वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं है। नमस्कार, न्यूज़ सुपर 7 देख रहे हैं आप और मैं हूं कुमार हिमांशु। अभी मैं मौजूद हूं जिस शख्स के साथ, मैं उनकी पहचान आपको करा दूं। ये जन अधिकार पार्टी के पूर्व विधायक प्रत्याशी रह चुके हैं, जिनका नाम है समीर कुमार। और डेहरी विधानसभा से ये पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं विधानसभा के, और इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जो रस्माई स्पीक की थी पिछले विधानसभा चुनाव में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आपने अपना समय निकाला है आज हम हमसे बातचीत कर सकें। हम लोग आज कुछ डेहरी विधानसभा से संबंधित बातें हैं जिसके परिप्रेक्ष्य में आपसे बात करेंगे। चूँकि आप भी जनप्रतिनिधि हैं, अपने लोगों के साथ रहना, अपने विधानसभा के जितने भी लोग हैं उनसे आपका संपर्क होना और विधानसभा की वास्तविकता को जानने का कहीं ना कहीं आपके पास अच्छा खासा अनुभव प्राप्त है। तो सबसे पहले ये बता दीजिए कि डेहरी विधानसभा में जो वर्तमान स्थिति है डेहरी के स्वास्थ्य व्यवस्था की, क्योंकि कुछ दिन पहले ही हमारे चैनल ने भी वो खबर चलाई थी जिसमें जो माननीय विधायक हैं डेहरी विधानसभा के, उन्होंने रात्रि में औचक निरीक्षण किया था अस्पताल का और अस्पताल का जायज़ा लेते नजर आए थे। तो आपका क्या नज़रिया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि आपने सवाल पूछा है कि डेहरी की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि न केवल डेहरी, पूरे बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है। और आपने नाम बताया हमारे यहाँ के माननीय विधायक जी का, जिन्होंने अस्पताल का निरीक्षण किया था देर रात को। तो महज निरीक्षण कर लेने से अगर व्यवस्था सुधर जाती तो रोज़ निरीक्षण किया जा सकता है। और रही बात डेहरी के अस्पताल की स्थिति की, तो आप स्वयं अभी भी जाकर देख लीजिए। रात में तो आपने देखा ही होगा, आप दिन के जब उजाले में जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी। हो सकता है हमें स्वच्छ शौचालय दिखा, वहाँ की व्यवस्थाएं भी मतलब ऐसी लगी कि नहीं भाई सब कुछ ठीक ठाक है। अगर शौचालय स्वच्छ रहना ही पैमाना है किसी अस्पताल के बेहतरी का, तो मैं धन्यवाद देता हूँ उन लोगों को जो ये बात को समझते हैं। शौचालय कहाँ गंदा होगा? जहाँ लोगों की संख्या बल ज़्यादा होगी, जहाँ लोग जाएंगे ही नहीं, वहाँ हर चीज़ आपको स्वच्छ दिखाई देगा। अस्पताल नहीं जाने, आपका ये कहना है कि लोग वहाँ पे नहीं जा रहे हैं, क्या कारण है नहीं जाने का? वहाँ पे बेहतर सुविधाएं जो उपलब्ध होनी चाहिए एक मरीज के लिए, वो बिल्कुल वहाँ नगण्य आपको मिलेंगी। अगर कोई मरीज किसी चीज़ का ऑपरेशन या सर्जरी कराना चाहता है, उस लेवल के डॉक्टर आपको अस्पताल में बिल्कुल नहीं मिलेंगे, ब्लड बैंक वहाँ आपको नहीं मिलेगा। कोई मरीज अगर बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक सीरियस हो गया है, उसको ज़रूरत है वेंटिलेटर पे चढ़ाने की, रखने की, वहाँ वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं है, पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, जो कि एक साथ 50-60 मरीज अगर लगातार किसी कारणवश आ जाएं, किसी एक्सीडेंट में या कोई हादसा हो जाए, तो उतने बड़े पैमाने पर वहाँ डॉक्टर्स की सुविधा उपलब्ध नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ जो दवाइयाँ जिससे एक सामान्य व्यक्ति जीवित रह सकता है, अगर उसको फर्स्ट एड मिल जाए, मैं आपको बता दूँ वो पर्याप्त दवाइयाँ भी वहाँ उपलब्ध नहीं हैं। केवल बड़ा भवन और साफ सुंदर शौचालय होना ही अगर पैमाना है किसी बड़े अस्पताल का अच्छा होने का, तो फिर ये भगवानी मालिक की तमाम संज्ञान में ये सारी चीज़ें कब से है? कई वर्षों से है। कई वर्षों से है। और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आपने संबंधित अधिकारियों से किस स्तर पे बात किया, इसके परिप्रेक्ष्य में? अगर आप मेरा सोशल मीडिया अगर आप देखेंगे पिछले दिनों का, अगर आप उसका सर्वे करके देखेंगे, तो मैं कई बार अस्पताल का निरीक्षण अपने माध्यम से भी किया हूँ, अपने साथियों के साथ कई बार मैं अस्पताल गया
वहाँ के सुपरिटेंडेंट को मैंने कई सारी चीज़ें बताई, सिविल सर्जन को बताई, बाकायदा लिखित मेरे पास उन समय के ज्ञापन की कॉपीज़ हैं जो मैं आपके माध्यम से आपको इंटरव्यू के बाद सौंप दूंगा। उसके बाद हर जगह हर बार आपने कमी पाई। आपने भी देखा कोविड काल से ही जिस प्रकार की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुली है पूरे बिहार सहित यूँ कहें पूरे देश में, वो साबित करता है कि डॉक्टर कितना डॉक्टरों का अभाव था। लेकिन अब तो सरकार बदल गई, आपके उप मुख्यमंत्री और सह स्वास्थ्य मंत्री भी औचक निरीक्षण करने पहुंच जा रहे हैं पीएमसीएच और कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं हमें अच्छी चाहिए। सरकार बदले महज 10-12 दिन अभी हुआ है और ये कोई नई बार माननीय उप मुख्यमंत्री जी स्वास्थ्य विभाग को नहीं देख रहे हैं। इसके पहले भी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के छोटे भाई, ये बड़े भाई सॉरी, वो भी स्वास्थ्य मंत्री थे और वो भी निरीक्षण करने जाते थे, जिनका नाम माननीय तेज प्रताप यादव जी है। ये भी इंटरव्यू आपने वीडियोज़ के माध्यम से देखा होगा। कोई नया काम माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने किया नहीं है, पहले से भी ये काम उनके पार्टी के लोग या उनके परिवार के जो मंत्री थे वो करते आ रहे हैं। लेकिन मेरा कहना ये है कि आप औचक निरीक्षण कर जाएं तो ऑब्वियसली आपको चीज़ें खराब मिलेंगी। निरीक्षण करने की स्थिति उत्पन्न ही क्यों होती है? आखिर उन पदाधिकारियों के मन में इस बात का डर क्यों नहीं बैठा है कि जो सुविधाएं हमें देनी चाहिए मरीजों को वो हम बेहतर रखें, ताकि कोई भी व्यक्ति आए, कभी भी आए, किसी भी समय आए तो एटलीस्ट उसको कमी ना महसूस हो। क्योंकि उस व्यक्ति का भी कोई व्यक्ति बीमार हो सकता है। कभी जो डॉक्टर वहाँ काम कर रहे हैं, कभी अगर उनका बेटा या उनकी पत्नी बीमार पड़ गई तो वो तत्काल कहाँ लेकर जाएंगे? मैं आपको समझिए यहाँ पे रुकूंगा कि आपने डर की बात की है, क्या महज डर या फिर कर्तव्यनिष्ठता? डर का मतलब ही होता है कर्तव्यनिष्ठा, डर का मतलब ही होता है सम्मान। अगर अपने पिता से आपको डर है इसका मतलब कि आप उनका सम्मान करते हैं। तो मतलब डर, सम्मान और कर्तव्यनिष्ठता की पर्यायवाची आप? बिल्कुल, इस संदर्भ में पर्यायवाची शब्द है। डर का मतलब है वो सम्मान अपने मंत्री के प्रति, अपने सरकार के प्रति, अपने उन लोगों के प्रति जो महज एक छोटा सा स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए आपके अस्पताल पहुंच रहे हैं। अगर वो भी आप एक डॉक्टर होकर, एक नर्स होकर आप समय पर उपलब्ध वहाँ ना पाए जाएं और ना दे पाएँ तो इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती है। अब हम लोग पार्क की तरफ चलेंगे, चूँकि आपके डेहरी में भी एक बड़े लागत पे सामने आया था कि ये पार्क बनकर तैयार होने वाला है और डेहरी वासी, जो भी डेहरी के विधानसभा क्षेत्र के वासी हैं और संबंधित आसपास के लोग हैं, वो बहुत ही बड़े लेवल पे उत्सुक देखने को मिले, बहुत उत्साहित थे कि भाई चलिए अब हमारे यहाँ भी पार्क बन जाएगा, हम भी, हमारे भी बच्चे, बूढ़े, जो लोग भी हैं सुबह शाम अपने पार्क में टहलेंगे, जैसा कि बड़े बड़े शहरों में देखने को मिलता है। क्या हुआ उस पार्क का? वो पार्क वर्तमान की स्थिति में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा स्थल हो चुका है। पार्क में लगाई गई चीज़ें सब टूट चुकी हैं। पार्क में अनवांटेड प्लांट्स उग चुके हैं जिनके वजह से झाड़ियाँ काफ़ी बड़े पैमाने पर फैली हुई है। जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार वो प्रतिनिधि हैं जिन्होंने इस पार्क को पहले बनाने का शुरुआत किया था। आपको जानकर बड़ा दुख होगा कि जितनी राशि सरकार ने निर्गत की थी उस पार्क को बनाने के लिए, उस राशि बीच में ही ख़त्म कर डाली इन सभी ने। उनसे बाउंड्री वाल तक कंप्लीट नहीं हो पाया। सारा काम जैसे तैसे आधा अधूरा सिलापट लगाने के नाम पर इन लोगों ने किया कि कैसे भी मेरा नाम वहाँ फेमस हो जाए कि हमने पार्क को बनवाया है, हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया है डेहरी में पार्क क्रिएट करके। और वहाँ आधे अधूरे काम पे इन्होंने उसका उद्घाटन कर दिया। उसके बाद जब इन लोगों से नहीं संभला तो नगर परिषद ने इस पार्क को वन विभाग को हैंडओवर कर दिया और उसके बाद से तो स्थिति और बदतर हो गई, जिस पर मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ कि चीज़ों को सुधारा जा सके। बिहार की जो राजनीति अभी देखने को मिल रही है, पप्पू यादव भी पिछली विधानसभा से बात करें या फिर वर्तमान समय की भी बात करें, अलग अलग जगहों पे वो ज़मीनी स्तर पे देखने को मिलते हैं कि यहाँ हादसा हो गया, वहाँ पहुँच जाना, किसी की मदद करना, और आप उनसे, उन्हीं के पार्टी से आपका भी संबंध है। तो क्या समीर कुमार जी जब पिछले विधानसभा चुनाव लड़े थे, क्या कारण रहा, कहाँ चूक हो गई आपसे? देखिए, चूक तो हमसे कई जगहों पे हुई है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जिस हिसाब से चुनाव में रिजल्ट आया जन अधिकार पार्टी के सभी प्रत्याशियों का, ना केवल मेरा, हमारे पार्टी के सुप्रीमो सहित वो सारे प्रत्याशी चुनाव हारे जो विधानसभा में अपनी किस्मत को आजमा रहे थे। और हमने सबसे बड़ी चूक ये पाई कि हमारा जनाधार मजबूत नहीं था 2020 में जब हम विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे। और हमें ये लगा कि बिहार की जनता जिस प्रकार की महामारी फैली हुई है, उस महामारी में जिस प्रकार का जनसेवा हमारे नेता आदरणीय श्री पप्पू यादव जी ने बिहार की जनता और बिहार के बाहर की जनता के लिए किया है, उस सेवा भाव के नाम पर, या जो पटना में बाढ़ आई हुई थी और हमारे नेता ने
मतलब एक यूँ कहें आप छाती भर तक के पानी, गंदे नाले के पानी में डूब डूब कर लोगों की जो मदद करी थी, उस सेवा के नाम पर बिहार में कई वर्षों से लगातार सेवा करने के नाम पे आशीर्वाद के स्वरूप वोट जरूर देगी, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं इसमें किसी कारणवश हम लोग उनका विश्वास मत नहीं प्राप्त कर सके। सबसे बड़ी चूक मुझे यहाँ लगती है, जनाधार मजबूत नहीं था, यहाँ लगती है। और मुझे व्यक्तिगत ये लगता है कि हम सभी आवश्यकता से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ चुके थे। एक तो संख्या बल पार्टी में नेताओं की कम थी, करीबन 150 से अधिक सीटों पे हम चुनाव लड़े थे, तो सारे जगहों पे हमारे नेता पहुंच नहीं पाए और हमारे कार्यकर्ताओं का बल नहीं मिल पाए, वैसे लोग चुनाव हारे। अगर हम कम सीटों पे लड़े होते, 10-12 सीटों पे अगर लड़े होते, मेरे समझ से, जो आप मेरे से ओपिनियन पूछ रहे हैं, तो हो सकता है कि हमारे नेताओं का, हमारे कार्यकर्ताओं का जो बल है इन 10 सीटों पर दिखता और स्थिति इतनी वर्स्ट नहीं होती। 10 में जरूर हम लोग 4-5 सीट तो जरूर जीत जाते। तो मुझे मूल कारण लगता है पार्टी का जनाधार कमज़ोर होना बिहार में। 2024 में बिहार के नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान के, वो तमाम विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे हैं। अभी दिल्ली गए हुए थे, दिल्ली में भी अन्य पार्टियों से मिले, राहुल गांधी हो, केजरीवाल जी हो, और जितने भी लोग थे उनसे उन्होंने मिला। और इस परिप्रेक्ष्य में पप्पू यादव जी भी कहीं ना कहीं इस तरफ उनका झुकाव देखने को मिल रहा है। तो क्या प्लान है 2024 का? बिल्कुल, माननीय नीतीश कुमार जी को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद कि वो अब बिहार के बाद देश की सेवा करने के लिए अग्रसर हुए हैं। तमाम विपक्षी दल के नेताओं से मिल रहे हैं, सबने उनका बहुत सम्मान भी किया, जिससे पूरे बिहार वासियों को गर्व है कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री को सबने सम्मानित किया। वो मुख्यमंत्री का नहीं, पूरे बिहार के लोगों का सम्मान है। और हमारे नेता आदरणीय श्री पप्पू यादव जी लगातार जो नीतीश कुमार जी के समर्थन में अपनी बातें लोगों के बीच में रख रहे हैं, कहीं ना कहीं हम भी तो विपक्ष में ही हैं। और हम भी जो वर्तमान की जो सत्ता पक्ष की सरकार है, जिसने युवाओं से, यूँ कहे पूरे देश से झूठे और खोखले वादों के नाम पर 2 बार सरकार बनाकर जिस प्रकार छल किया है, इस सच से सब कोई मुक्ति चाहता है। और विपक्ष का एक छोटा हिस्सा होने के नाते भी हम भी चाहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी देश के प्रधानमंत्री बनकर पूरे देश में जो बिहार की दशा और दिशा को उन्होंने ठीक करने का काम किया है, उसको पूरे देश में लागू करके पूरे देश की स्थिति को बदलें, ताकि इस खोखली झूठी सरकार से लोगों को निजात मिल सके। आरसीपी सिंह कह रहे हैं कि 7 जन्म लेना पड़ेगा। अब आरसीपी सिंह जी बड़े नेता हैं, उनके नाम पे कमेंट करना और उन पे बोलना मैं उचित नहीं समझता। लेकिन आदरणीय श्री आरसीपी सिंह जी को समझना चाहिए कि उनको पहचान राजनीति में किसने दिलाई है। वो तो एक पदाधिकारी थे, रिटायर्ड हो गए थे। उसको जहाँ तक पूरा बिहार जानता है, यूँ कहें पूरा देश जानता है, उनको राजनीति में पहचान आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा ही प्राप्त हुआ। और उसके बाद पे इस तरह की ओछी और छोटी बात कहना उनके मुख से शोभा नहीं देती है। इस वार्तालाप के अब लगभग हम लोग अंतिम कड़ी में हैं और एक अंतिम सवाल आपसे पूछेंगे। चूँकि आपने कहा कि जो नीतीश कुमार जी हैं वो बिहार में कार्य करने के बाद देश की सेवा करना चाहते हैं। बिहार में लाठी बड़ी चल रही है, चाहे वो सीटेड बीटेड अभ्यर्थी हों या बीपीएससी वाले हों। तेजस्वी यादव ने कहा था कि जैसे ही हमारी सरकार बदलेगी सारी चीज़ें बदल जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। पटना में जो भी लोग धरना देने जा रहे हैं उनको मारा पीटा जा रहा है। अभी वर्तमान स्थिति थी, कुछ दिन पहले आपने भी उस चीज़ को देखा होगा, जो कि एक बच्चा भारतीय झंडे को हाथ में ले हुआ था। उसके बाद भी एक अधिकारी थे जिन्होंने सारा अपना जो भी दाव पेच होता है, जो भी अपने देश के प्रति, झंडे के प्रति जो भी सम्मान होना चाहिए था, कहीं ना कहीं वो भूलते हुए नजर आए। और उसके बावजूद भी लाठियां चल रही है। क्या कहेंगे? एकदम स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड आपका टिप्पणी आप बताइए। घोर निंदनीय कार्य उस पदाधिकारी के द्वारा। उस वीडियोज़ को पूरे देश ने देखा है, मैंने भी स्वयं देखा है। हमने अपने सोशल मीडिया वाल से इसका कड़ा विरोध जताया था और हम सभी उसी दिन उस पदाधिकारी के निलंबन की मांग सरकार से किए थे और आज भी उस पर हम लोग अड़े हुए हैं। और जिस भी व्यक्ति ने तिरंगे का अपमान किया, लाठियां बरसाईं उस युवक पर भी और तिरंगे पे भी, जबकि तिरंगा युवक बार बार अपने बचाव में ऊपर कर रहा था, बावजूद वो पदाधिकारी नहीं माने, तो ये बहुत ही निंदनीय और बिल्कुल अक्षम्य कार्य है। इसको क्षमा नहीं किया जा सकता। रही बात लाठी गोली की, जो आपने बात की कि लाठियाँ लगातार बरसाई जा रही हैं उन युवाओं पर जो लगातार संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी सरकार में ये कार्य होता रहेगा, क्योंकि प्रशासन का भी एक अपना स्वरूप है, अपने कार्य करने का तरीका है, उनका एक अधिकार क्षेत्र है और जो निर्देशन उन्हें सीनियर अधिकारियों की तरफ से प्राप्त होता है वो वही वहाँ लागू करते हैं। क्या अधिकार क्षेत्र यही है कि हम अब जो मैं अपने हक की मांग करूँ तो मेरे पे लाठी चले? नहीं, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, जब से नई सरकार बनी है और आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने लगातार युवाओं से ये बार बार ये बात कहा कि 10 लाख नौकरी सरकारी और 10 लाख का रोजगार, इवन इंडिपेंडेंस डे कौशल माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात अपने मुख से कही थी,
तो इसमें थोड़ा आपको धैर्य रखना है। और उन्होंने एक लाइन कही थी कि थोड़ा इंतज़ार का मज़ा लीजिए, लेकिन बावजूद युवा उनके बात पर ना मानकर और तुरंत अपने आक्रोश में सड़कों पर निकल गए, तो प्रशासन विधि व्यवस्था न बिगड़े इसलिए उनमें डर पैदा करने का लाठी का इस्तेमाल किया। उसमें कोई एक खास युवक को पदाधिकारी ने बेरहमी से पीटा, जिसकी पूरे विपक्ष ने घोर निंदा की, यूँ कहे सत्ता पक्ष ने भी घोर निंदा की। और ये व्यक्ति जो भी अगर इंसानियत के नाते अगर कोई व्यक्ति इस वीडियो को देखे, मुझे नहीं लगता कोई व्यक्ति पक्ष में हो या विपक्ष में हो, तिरंगे के अपमान में कोई व्यक्ति निगेटिव कमेंट नहीं करेगा। इसलिए मैं तमाम युवाओं को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि थोड़ा इंतजार का वाकई मजा लीजिए, क्योंकि आपके संघर्ष के लिए, आपके लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है। और मैं कोई प्रवक्ता नहीं हूँ आरजेडी का और जदयू का कि मैं बात बता रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हर सरकार का एक स्वरूप होता है। नौकरी कब देनी है, कैसे देनी है, कैसे उसके सूचना जारी करनी है, कब एग्जाम होना है, कब रिजल्ट आना है, उसमें थोड़ा वक्त लगता है। तो आप थोड़ा वक्त दीजिए, निश्चित आपके हित में कार्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और ये हमारे दर्शकों को और उन युवाओं को बताया कि वाकई में इंतज़ार का मज़ा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, थैंक यू।